बच्चों यहाँ भी आपको मिलता जुलता क्वेश्चन है। कह रहा है कि द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट्स। रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन विद द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज। पहले 0 यूनिट के लिए देखना होगा, दूसरा सेकंड 2 यूनिट के लिए देखना होगा। बेटा देखो, सबसे पहले ना इस क्वेश्चन का मतलब समझो। कह रहा है कि द वर्क डन, मैं शब्दों में लिख दे रहा हूं, वर्क डन। पहले समझाते हैं। द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स। बेटा देखो, एक बॉडी यानी किसी वस्तु के ऊपर हम एक कांस्टेंट मतलब एक नियत बल लगा रहे हैं, तो जब हम फोर्स लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ वो डिस्टेंस कवर करेगा। अगर करता है तो जो डिस्टेंस कवर करता है हमारे फोर्स लगाने से, तो फोर्स और डिस्टेंस के जो प्रोडक्ट होता है वही वर्क डन कहलाता है। आगे चलकर तुम जानोगे वर्क डन अगर हम W से डिनोट करते हैं, फोर्स को F से डिनोट करते हैं और डिस्टेंस ट्रेवल्ड को S से डिनोट करते हैं, तो W बराबर होता है F × S। पहली बात, अगर पहले से कुछ जानते हो ना वर्क फोर्स और डिस्टेंस में क्या मतलब रिलेशन है, तो इस सवाल को लगाने में थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है ना। अगर कुछ नहीं जानते हो तो आपको समझना पड़ेगा पहले। देखो, कह रहा है कि द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, माने एक बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाया तो उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट पैदा हुआ, यानी डिस्टेंस चला, कुछ ना कुछ चला होगा जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। तो अगर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो गया उसके अंदर तो कहेंगे वर्क डन हुआ। यानी जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो फिर से प्रोपोर्शनल का बात आ गई, वो किसके प्रोपोर्शनल है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सब तुम लिख देना पहले, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये हमारा स्टेटमेंट यही हो जाएगा, ठीक। तो मैंने पहले ही बताया था कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी की जगह पे हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वर्क डन, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है बेटा तुम देखो ध्यान से, यहाँ कांस्टेंट को मेंशन किया है। कांस्टेंट क्या है? फोर्स है। वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट फोर्स है। इसका ये मतलब है हमारा स्टेटमेंट इससे बनेगा कि वर्क डन इक्वल टू है कांस्टेंट फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अगर हम वर्क डन को मान ले y है, कांस्टेंट फोर्स को मानने की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इसकी वैल्यू दे दिया है 5, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड को हम क्या मान लें? x मान लें, तो यही हमारा क्या होगा? एक स्टेटमेंट बनेगा। इस वर्ड्स प्रॉब्लम का एक स्टेटमेंट बनेगा y = 5x। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम मान लें कि लेट द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज y यूनिट। यहाँ पे हम ना एक्चुअली में SI यूनिट ऑफ वर्क जूल होता है, तो यहाँ जूल इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ जो फोर्स है न्यूटन नहीं लिखा बल्कि यूनिट्स लिखा है, इसलिए हम सिंपली ना हम दो यूनिट लिखेंगे, ठीक है बेटा। तो हम मान लेंगे लेट द वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, लेट द वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स क्या मान ले बेटा इसको? x माने कि y माने? नहीं, y ही मान बेहतर रहेगा, y यूनिट है, ठीक है। ये तो हो गया। अब हमें क्या मानना है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो एंड आल्सो मान लेते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज x यूनिट, ठीक है। एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है? x यूनिट है। चाहो तो यूनिट लिख देना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या दिया है? वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिया है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। थोड़ा सा फिजिक्स भी आ गया इसमें, हम समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, आप लोग समझ लो। दिस इंप्लाइज दैट, बेटा प्रोपोर्शनलिटी की जगह पे इक्वल टू का साइन लगाओ। अब मैंने पहले ही बोला था जो ही प्रोपोर्शनलिटी चेंज होता है इक्वल टू के साइन में तो किसी ना किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यह कांस्टेंट का जिक्र नहीं होता तो हम लिखते k × डिस्टेंस ट्रेवल्ड और फिर कहते वेयर k इज ए सम कांस्टेंट, लेकिन यहाँ ऑलरेडी यहाँ कांस्टेंट की जगह पे इसका नाम मेंशन कर दिया कांस्टेंट फोर्स, इसलिए यहाँ हम लिखेंगे कांस्टेंट फोर्स इनटू डिस्टेंस, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और जैसे वैसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, थोड़ा फिजिक्स आ गया इस सवाल में, ठीक है ना।
अब चलो सबका नोटेशन लिखो। वर्क डन का नोटेशन क्या माना था, y। कांस्टेंट फोर्स की वैल्यू क्या दिया है, 5 इंटू, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड का नोटेशन क्या माना, x। बस यही होगा 5 इंटू एक्स, या इसको ऐसे लिख दो। यही हमारा लीनियर इक्वेशन 2 है, पहला हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हमें क्या प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए देखो यहीं पे हिंट दे देता है, 0 यूनिट पे हमको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है 2 यूनिट पे, यानी हम पॉइंट रखेंगे, 0 रखेंगे, 2 रखेंगे, 4 रखेंगे। ठीक है, तो मैं यही पॉइंट बता दे रहा हूँ, आप लोग खुद प्लॉट करके देख लेना क्या आ रहा है। एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और एक्स वाई। देखो 100% यहाँ 0 रखो क्योंकि यहाँ 0 का जिक्र है, और फिर 2 रख देना, और अपने तरफ से 4 वैल्यू रख दो, 4 रख दो। जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 0 आएगा, जब x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की वैल्यू 10 आ जाएगा, और जब x की वैल्यू 4 रखोगे तो y की वैल्यू 20 आ जाएगा। तो क्या आप इसको प्लॉट नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर लोगे। 2 10 और 4 20, 10 है बेटा, देखना ध्यान से। ठीक है, यही होगा। अब कैसे प्लॉट करोगे ये भी बता दे, चलो बता ही देते हैं। देखो सबसे पहले आपको एक्स वाई प्लेन बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपको सबको पहले इक्वल इंटू डिवाइड कर दो। 1 यूनिट अभी बाद में सोचेंगे किसको, ये 1 2 3 लिखना है कि 5 10 15, तो बाद में सोच लेते हैं हम लोग। ठीक है, पहले आप क्या करो, इक्वल इंटू डिवाइड कर दो सबको। देखो बेटा ये अब समझो, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस हमारे लिए क्या है, मैंने बताया था वर्क, वाई जो है वर्क डन है, और एक्स का डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, यानी ये क्या है, डिस्टेंस है। ये शॉर्ट में मैंने डिस्टेंस लिखा, और ये क्या है, वर्क डन है, वर्क डन है। देखो जो डिस्टेंस है वो क्या है, 0। ठीक है, 1 2 3 4 चल सकता है, 5 एंड सो इधर -1 -2 -3 -4 ये लोग बन जाएगा आराम से। और y के नाम डेटा बहुत बड़ा है, 0 10 20 है। एक काम करो, इसको 0, ये 10 मान लो, 20 मान लो, 30 मान लो, 40 मान लो, 50 मान लो, 60 मान लो, -10 -20 -30 -40 एंड सो। पहला पॉइंट है 0 0, खुद यही पॉइंट है ये ओरिजिन। 2 और 10 इसके सामने ये पॉइंट आएगा, 4 और 20 यानी ये आएगा। बस इसी को ऐसे ज्वाइन कर दो, थोड़ा आगे पीछे बढ़ा देना। ठीक है, और थोड़ा इसको ऐसे बढ़ा सकते हो पीछे भी, बस बन गया तुम्हारा ग्राफ। ठीक है, किसका ग्राफ है ये, आप सबका इंफॉर्मेशन दे सकते हो। नहीं, x बराबर 0 पे तो y का मान 0 है, x बराबर 2 पे y की वैल्यू 10 है, और x बराबर 4 पे y की वैल्यू 20 है। दैट्स ऑल। ठीक है, और यहाँ पे सबका कोऑर्डिनेट भी लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ 2 10 है, यहाँ 4 20 है, नाम दे देना, ये ओरिजिन है, वो है, ये ए है, मन करे तो ये बी पॉइंट है। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान है, एक बार प्रैक्टिस करो, आ जाएगा आप लोगों को। बच्चों अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि ड्रा द ग्राफ्स ऑफ 2x + y = 6 and 2x - y + 2 = 0 and set the region bounded by these two lines and the x-axis and also find the area of the said region। बच्चों देखो आपको ना एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस पे यानी एक्स वाई प्लेन के ऊपर आपको इस लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना है, फर्दर इस लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना है, फिर बाद में जब दोनों लाइन आप ड्रा कर लोगे तो आपको वो उस रीजन को ढूंढना है जो दोनों लाइन और एक्स एक्सिस से के बीच में बाउंड। देखो बेटा पहले तो हम पहले इस लाइन को ड्रॉ करते हैं, देन इस लाइन को, तो आते हैं देखते हैं कैसे होता है। देखो पहले लिखो द गिवन इक्वेशन। पहला इक्वेशन देखो क्या है, 2x + y = 6। यहाँ से हम y = लिख सकते हैं बड़े आसानी से, 6 - 2x। बेटा अब सीधे हम 2 या 3 पॉइंट्स निकालते हैं, वैसे 2 ही पॉइंट से काम चल जाएगा हमारा, x और y ऐसा सोच सकते हो, और कोऑर्डिनेट यहाँ लिख देंगे x y। तुम ऐसे भी बना सकते हो, पहले हम x की वैल्यू मान लो 0 रखा, x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू 6 आएगा, तो कोऑर्डिनेट होगा 0 6। अब देखो x की वैल्यू बेटा मान लो हमने 3 रखा, तो y की वैल्यू देखो क्या होगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट होगा 3, 0। मतलब आप कोई
पॉइंट एज्यूम कर लेना, आप जीरो रख, एक्स का मान जीरो रख करके वाई निकाल लो, एक्स का मान 1 रख करके वाई निकाल दो। चाहो तो तुम ऐसे लिख दो, देखो ऐसे लिख दो, अच्छा रहेगा। एक्स वाई एक्स वाई, एक्स की वैल्यू जीरो करके वाई निकाल लो, ठीक। जैसे एक्स का मान जब जीरो किया तो वाई को क्या है 6 आया। अब फिर फर्दर बेटा एक्स को हमने 3 रखा, ऐसा कोई रूल नहीं है, आप 1 भी रख सकते हो एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 2 भी रख सकते हो, एक्स की वैल्यू 3 भी रख सकते हो, एक्स की वैल्यू 4 भी, कुछ भी। हमको बस 2 ही पॉइंट से मतलब है, तीसरा पॉइंट भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स की वैल्यू 3 रखोगे तो वाई की वैल्यू 0 हो जाएगा, तो पॉइंट होगा 3 0 हो जाएगा। बेटा इसलिए मतलब 2 ही पॉइंट काफी होता है किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए, लेकिन आप अपने लिए एक और पॉइंट निकाल लेना ताकि इसे पता चले कि ये दोनों, ये जो लाइन है एक्चुअल में सही नहीं, क्योंकि दो पॉइंट बनाओगे ना, और 2 पॉइंट से हमेशा एक लाइन ड्रॉ हो सकता है। अगर तीसरा पॉइंट भी रहेगा तो तीसरा पॉइंट जो होगा इन दोनों लाइन से होके जाने में जो लाइन होगी उसी के ऊपर आ जाएगा, जिससे आप जान जाओगे हमारा जो ग्राफ है वो सही है, ठीक है। अब चलो ये तो हमारा पहला पॉइंट है। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। इसके लिए देखो, नाउ द इक्वेशन ऑफ अनदर लाइन, द इक्वेशन ऑफ अनदर लाइन क्या है, 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 या y इक्वल टू 2x प्लस 2। बेटा क्या किया ना, माइनस वाई उधर ट्रांसफर कर दिया तो प्लस वाई हो जाएगा, y इक्वल टू होगा 2x प्लस 2। अब इसके लिए भी कुछ 2 पॉइंट या 3 पॉइंट निकाल लो, आप 3 पॉइंट निकाला करो, हम 2 ही पॉइंट निकालेंगे। चलो देखो, x का मान मान लो तुमने 0 रखा तो y की वैल्यू देखो 2 आएगा, और तुम x की वैल्यू मान लो बेटा 3 रखा तो y की वैल्यू 8 हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, थोड़ा छोटा करते हैं। x की वैल्यू तुम ना -1 भी रख सकते हो, इससे ये फायदा होगा कि -2 + 2 0 हो जाएगा, यही सही है। पहला कोऑर्डिनेट है -0 -1, 0, सेकंड कोऑर्डिनेट मान लो 0, 2। अब बेटा देखो, अब तुमको ना कोऑर्डिनेट एक्सिस पे यानी एक्स वाई प्लेन के ऊपर इस पॉइंट के लिए, माने इस लाइन के लिए यह पॉइंट बनाना, और इस लाइन के लिए यह पॉइंट ड्रॉ करना। देखो ड्रॉ करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया है, जैसा कि आप देख लो, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। अब हम पहले ना ग्राफ ऑफ 2x + y = 6 के लिए ड्रॉ करने वाले हैं, जिसका कोऑर्डिनेट आया था 0 6 और 3 0। तो देखो 0 6 यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6 है, तो 1 2 3 4 थोड़ा सा बड़ा है, काम करते हैं बेटा, इसको हम छोटा कर देते हैं। इसको हम ना 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यानी ये -2 होगा, ये -4 होगा, ये -6 होगा, -1 -3 -4 -5, ऐसे आप कर लेना, ठीक है। चलो पहले प्लॉट करते 0 6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, तो ये पॉइंट होगा तुम्हारा 0, 6। सेकंड कोऑर्डिनेट 3, 0, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0। देखो ये जो पॉइंट होगा वो 3, 0 होगा। अब इन दोनों लाइन को क्या करो, तुम मीट करा दो, दोनों पॉइंट को मीट करा दो, सॉरी दोनों पॉइंट को मीट कराओ। ये जो लाइन है इसका ग्राफ है बेटा, इट इज द ग्राफ ऑफ 2x + y = 6। आप इसको जरूर लिखोगे। चलिए अब हमको किसका ग्राफ प्लॉट करना है, इस वाले का ग्राफ ऑफ 2x - y + 2 = 0 की हम बात कर रहे हैं। अब इसमें जो कोऑर्डिनेट आया था, एक आया था 0 2 और सेकंड कोऑर्डिनेट आया था -1 0। चलो इसको पहले प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू 0 2, सॉरी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, 0 2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। ये पॉइंट है 0 2 0 2 0, 2 और सेकंड -1 0। बेटा x की वैल्यू है -1, y की वैल्यू 0, देखो यही होगा। अब इसको मिला दो, तुम देखो ये जो लाइन है ना, ये किसका लाइन है, किसका इक्वेशन है, किसका ग्राफ है, इट इज द ग्राफ ऑफ 2x - y + 2 = 0। अब देखो हमें कौन सा रीजन को सेट करना है, ये समझ लो। हमें दोनों लाइन और x एक्सिस के बीच में गिरा हुआ रीजन होगा, यही तो है। देखो ये पॉइंट को a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो, यही रीजन है पूरा। इसको सेट कर देना इस चीज को, ठीक है। अब ये ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, और ये ट्रायंगल होगा। तो अब ग्राफ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल लेना, हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस। तो बेटा एक बात है, ग्राफ से आप लोग देख लेना इसकी हाइट कितनी है, ठीक है। इसकी हाइट देखो 4 यूनिट है क्या, और बेस की लंबाई कितनी है 1 2 3 4, बेस भी है 4 यूनिट, आई थिंक 8 स्क्वायर यूनिट आएगा। तो आप जरूर जो है
इसकी वैल्यू निकालोगे, ठीक है। मैं तो सेट अब तो किसका एरिया निकालना था, दोनों लाइन और एक्स एक्सिस के बीच जो बाउंडेड रीजन है उसको पहले सेट करना और उसका एरिया निकाल लेना। आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। बेटा एक चीज मैं रूल बता दूं, क्लास 10 में वो पढ़ोगे, फिर मैं अभी बता दे रहा हूँ, पहले समझ लो। बेटा मान लो एक लीनियर, दो लीनियर इक्वेशन है, जैसे एक का इक्वेशन है L1 मतलब कोई लाइन है जिसका इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये अपने जनरल फॉर्म है, मतलब जनरल फॉर्म की हम बात कर रहे हैं, हम ऐसे लिख रहे हैं। और दूसरा एक लाइन है L2 जिसका इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ध्यान दे बेटा, ये क्या है, इसको कहते हैं बी द सिस्टम ऑफ, जब एक साथ दो इक्वेशन को लिखते हैं ना लीनियर इक्वेशन को, तो बोलते हैं बी द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। अब देखो तीन केसेस हैं, याद करना। देखो अगर मैं इन दोनों ग्राफ को, इन दोनों लाइन को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट करते हैं तो हो सकता है L1 और L2 आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। जब इंटरसेक्ट करेंगे तो उस केस में इफ L1 मतलब लाइन L1 एंड L2 आर इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग मतलब होता है कि आपस में टकराएंगे, इंटरसेक्टिंग, ठीक है। मतलब जब तुम ग्राफ बनाओगे तो L1 L2 क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो उस केस में इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, मतलब किसी एक बिंदु पे इंटरसेक्ट करेंगे एट अ पॉइंट, ठीक है। देन तब हमको क्या मिलेगा, देन देयर इज अ यूनिक सोल्यूशन, यानी हमें एक यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। इसका ये मतलब हुआ बेटा कि जब दो लाइन या दो स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते थे, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, मान लेते हैं A, B पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया ये दोनों लाइन L1 और L2, तो उस केस में x इक्वल टू A एंड y इक्वल टू B इसका सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। तो क्या कहेंगे, इफ L1 L2 आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, मैंने किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, देन देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन का एक कंडीशन होता है। अब मान लो हमने कहा कि क्या है ये, मान लो हमने ऐसा लिखा 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब आपको बताना है कि क्या इसका सॉल्यूशन यूनिक होगा कि नहीं होगा। तो एक तरीका ये है कि हम इसका ग्राफ प्लॉट करें दोनों लाइन का, और जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो तुम देखोगे कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं। अगर दोनों इंटरसेक्ट कर दिया तो हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन है। कितना लंबा प्रोसेस है, ग्राफ प्लॉट करके देखना पड़ रहा है। एक तरीका होता है बिना हम ग्राफ प्लॉट करे भी हम जान सकते हैं। तो क्या है तरीका, मैं बता दूं, आप उसका टेस्ट कर सकते हो। पहले ग्राफ प्लॉट करने से पहले खुद जान जाओ कि हाँ भाई ये यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है कि नहीं देगा। तो देखो फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होता है A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। अब A1 A2 कहाँ से मिलेगा, देखो ध्यान से। A1 का मतलब है कि पहले इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट, A2 मतलब पहले सेकंड इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट। तो A1 A2 का जो रेशियो होगा वो बराबर नहीं होना चाहिए y के कोएफिशिएंट के रेशियो बराबर, ठीक है। याद रखना फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए होगा A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये क्लास 10 में पढ़ोगे, अभी जान जाओगे तुम तो अच्छी बात है। तो अभी तुमने जो ग्राफ इससे पहले प्लॉट किया है ना, तो तुमने क्या देखा है, तुमने ये देखा है कि दोनों ने आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। क्यों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तुम वहां चेक करना। तो तुम जैसे देखो वहां जब चेक करोगे तो A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 आ रहा है। क्यों आ रहा है, जरा मैं फिर से समझा दूं। देखो हमारा जो पहला लाइन था L1, मान लो पहला लाइन कुछ इस तरह था, और दूसरा लाइन था L2 कुछ इस तरह से था। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान समझो। 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ये तो ठीक अपने जगह पे सही है। 2x मतलब ax प्लस by प्लस इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है। जरा इस सवाल में देखो, यहाँ पे a1 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू है 1 और c1 की वैल्यू है -6। यहाँ पे देखो a2 की वैल्यू है 2, b2 की वैल्यू है -1 और c2 की वैल्यू है 2। यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमने बताया था कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होना चाहिए। जरा देखो तुम A1 अपॉन A2 पहले निकालो। A1 की वैल्यू 2 है, A2 की वैल्यू 2 है, 2/2 1 होता है। अब जरा B1 B2 निकालो तो B1 अपॉन B2, B1 की वैल्यू 1 है और B2 की वैल्यू -1 है, बराबर -1। अब तुम ये बताओ A1 अपॉन A2 1 है, B1 अपॉन B2 -1 है, क्या दोनों इक्वल है? नहीं इक्वल है। क्या है? नॉट इक्वल है। यानी A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। इस तरह से हम ये जान गए कि बिना ग्राफ बनाए हम पहले से प्रिडिक्ट कर पाएंगे, मतलब प्रिडिक्शन हो जाएगा कि हाँ भाई ये दोनों आपस में क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा।
क्यों इंटरसेक्ट करेगा? क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या है? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। याद रखना बेटा, जब कोई दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वह पॉइंट तुम्हारा उसका सोल्यूशन कराता है, मतलब उस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन कराता है, और इस कंडीशन को कहते हैं यूनिक सोल्यूशन। ठीक है। अच्छा, तो ये भी हो सकता है, एक दूसरा केस याद कर लो। इफ L1 एंड L2 आर पैरेलल हो सकता है पैरेलल हो, इंटरसेक्टिंग ना कहे, पैरेलल हो तब क्या होगा? तब हमें नो सोल्यूशन मिलेगा। देन देयर इज नो सोल्यूशन, तो हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। नो सोल्यूशन, देयर इज नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। और फार नो सोल्यूशन के लिए कंडीशन होता है, ये सब 10th में पढ़ोगे तू। वो कंडीशन क्या कुछ इस तरह से होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होना चाहिए। इसका मतलब समझा देगा, सब सीखोगे तू। मान लो बेटा एक लाइन है L1, दूसरा लाइन है L2, और जो आपस में पैरेलल है। ये बताओ, अभी तुमको बताया मैंने कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं किसी पॉइंट पे तो वह यूनिक सोल्यूशन कहलाता है। अब मान लो कि दो लाइन आपस में पैरेलल हो, ये बताओ क्या वो कभी इन फ्यूचर में इंटरसेक्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। आगे पीछे कभी बढ़ाओगे तो इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप खुद बना के देखिएगा कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। क्या है यही बता दे रहा हूँ, एक ही ग्राफ पे बनाइएगा। ड्रा द ग्राफ ऑफ पहला मैंने x प्लस वाई इक्वल टू 4 एंड 2x प्लस 2y मान लीजिए 6 मान लीजिए। ठीक है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 6। आपको इसको छोटा नहीं करना है, ठीक है ना, इसी पे आपको प्लॉट करना है। 2x प्लस 2y इक्वल टू 6 है। अब ये देखो, ये क्या होगा, ये दोनों ग्राफ जब तुम बनाओगे तो पैरेलल आएगा। कैसे जाना पैरेलल? देख लो, यहाँ पे a1 के जगह पे x का कोफिशिएंट 1 है, b1 के जगह पे y का कोफिशिएंट 1 है, और c1 तुम इधर प्लस, अगर -4, अगर तुम 4 को इधर लाते हो ना तो इसको तुम पढ़ोगे -4 बराबर 0, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, तुम इसको c1 को 4 भी मानो, लेकिन ध्यान देना दोनों तरफ बराबर नंबर होना चाहिए। तो चलो एक काम करते हैं, c1 को 4 समझ लो, जो कि इक्वल टू बात 4 है। ऐसे बताओ, a2 की जगह पे क्या है 2 है, b2 की जगह पे क्या है 2 है, और c2 की जगह पर क्या है 6 है। बस इस बात का तुम ध्यान देना कि इक्वल टू के बाद नंबर है तो इसके पास भी इक्वल टू प्लस नंबर होना चाहिए। अगर तुम -4 को इधर ट्रांसफर करते हो तो ये हो जाएगा -4 इक्वल टू 0, -6 को इधर ट्रांसफर करते हो तो ये हो जाएगा -6 इक्वल टू 0। और उस केस में अब हमारा c1 यहाँ -4 होगा और c2 हमारा क्या होगा -6 होगा। इस बात का ध्यान देना। तो हमेशा आप जनरल फॉर्म को दिमाग में रखोगे। हमारा लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है वो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है। अब देखो कंडीशन क्या था, अगर दो लाइन है L1 और L2 अगर पैरेलल होंगे तो उस केस में नो सोल्यूशन मिलेगा। और नो सोल्यूशन के लिए जो कंडीशंस है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। जरा इस सवाल में देखो, a1 और a2 का रेशियो क्या है, a1 a2 1/2 मिला, b1 b2 का रेशियो क्या, b1/b2 ये भी 1/2 मिला। लेकिन c1/c2 का रेशियो देखो, c1 की वैल्यू है -4 और c2 की वैल्यू है -6, थोड़ा और सिंप्लीफाई करो 2/3। तो तुम क्या देख रहे हो, a1/a2 जो कि बराबर है किसके, b1/b2, लेकिन बराबर किसके नहीं है, c1/c2। अर्थात इट मीन्स दैट जब हम इस लाइन का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ग्राफ में दोनों लाइन आपस में पैरेलल मिलेंगे, कभी इंटरसेक्ट करेंगे नहीं। इसका मतलब है कि इसके सॉल्यूशन की संख्या क्या है, एक भी नहीं है। ठीक है, देयर इज नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशंस होता है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। नो सोल्यूशन के लिए क्या सोल्यूशन, क्या मतलब रिजल्ट होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। नो सोल्यूशन का मतलब लाइन पैरेलल होंगे, यूनिक सोल्यूशन मतलब लाइन विल इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर। एक और कंडीशन होता है, जब एक लाइन दूसरे लाइन पे कोइंसाइड कर जाती है, कोइंसाइड मतलब होती है कि मिल जाना। ठीक है, उस केस में इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा। तो वो कंडीशन में बता दूं, इफ L1 एंड L2 आर कोइंसाइड टू वन अनदर। कोइंसाइड मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर मिल जाना। इफ L1 एंड L2 आर कोइंसाइड टू वन अनदर, तो उस केस में देन देयर आर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। बेटा उस केस में हमको इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन मिलेगा। इसका मतलब समझा रहे, मान लो एक
एक लाइन है L1, आपने इसका ग्राफ प्लॉट किया और किसी भी तरीके से प्लॉट कर सकते हो, जरूरी एक्स एक्सिस पर L1, ये है L1, और तुमने एक और लाइन प्लॉट किया तो ये थोड़ा इसी के ऊपर ओवरराइट हो गया। चलो थोड़ा ऐसे, मतलब मैं इसी से बना दे रहा हूँ बेटा। इसका ये मतलब ना कि L1 और L2 तुम देखने में तो अलग अलग होंगे, लेकिन जब तुम ग्राफ प्लॉट करोगे दोनों ओवरराइट हो जाएंगे, दोनों एक ऊपर एक है। L1 यहीं भी है, L2 दोनों एक ही तरफ एक ही ऊपर है। तो ये बताओ कि L1 L2 जब कोइंसाइड कर जाएंगे तो उस केस में, मान लो जब कोइंसाइड कर जाएंगे तो उस केस में कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा? इनफाइनाइट पॉइंट पे। मैंने बताया था जब दो लाइन जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसका सॉल्यूशन कहलाता है। जब कोइंसाइड कर जाएंगे तो एक लाइन दूसरे लाइन को कितने पॉइंट पे कट करेगा? इनफाइनाइट पॉइंट पे। तो जितने पॉइंट पे कट करेगा वही उतने पॉइंट का उसका सॉल्यूशन होगा। तो हम जानते हैं कि जब दो लाइन आपस में कोइंसाइड कर जाएंगे तो उस केस में इंटरसेक्शन पॉइंट की संख्या इनफाइनाइट हो जाती है, तो उस केस में सॉल्यूशन की संख्या भी क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इसका ये मतलब है कि फॉर, अब कैसे हम जानेंगे बिना ग्राफ बनाए कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा? फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ये सब पढ़ोगे क्लास 10th में। क्या कंडीशन होता है? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इस केस में तीनों इक्वल होंगे। A1/A2 बराबर होगा, B1/B2 बराबर होगा, C1/C2। यह जो है पूरा कंक्लूजन है, ठीक है। जैसे एक ग्राफ बना कर देखो, ड्रा द ग्राफ ऑफ, एक ही स्ट्रिप पे बनाना, ड्रा द ग्राफ ऑफ x प्लस y इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 2, ठीक है। इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तुम देखोगे कि ये दोनों के दोनों जो लाइन आपस में कोइंसाइड कर जाएंगे, ठीक। अब बना के देखिएगा। चलिए अब हम कुछ समरी आपको बता दे रहे हैं। समरी मतलब ये कि दो लाइन थे जिसका इक्वेशन मान लो A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 चाहे इक्वल टू C1, बात एक ही है। और दूसरा लाइन क्या है? A2x प्लस B2y अब प्लस C2 इक्वल टू 0। देखो अगर इक्वल टू 0 इधर है तो यहाँ भी इक्वल टू 0 होगा। अगर बराबर C1 लिखते तो यहाँ भी बराबर C2 होना चाहिए, ठीक है। तो पहला कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन में क्या होगा? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा। दूसरा केस फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ये क्या कंडीशन है? A1/A2 इक्वल टू होगा B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तीसरा केस फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, वो कंडीशन होगा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये तो मतलब मैथमेटिकल मेथड है। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि दोनों लाइन आपस में क्या होंगे? इंटरसेक्ट करेंगी वन पॉइंट पे। नो सॉल्यूशन में क्या होगा कि दोनों लाइन आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी। दोनों लाइन आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी। और तीसरे केस में क्या होगा कि दोनों लाइन L1 और इसी के ऊपर L2 कोइंसाइड कर जाएगा, ठीक है ना। तो ये पूरा कंडीशन है। तो आई होप बच्चों आप समझ गए होंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर आप इस रिजल्ट को समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो आपको 10th में समझना होगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। हम चाहेंगे कि जो क्वेश्चन हमने दिया है ग्राफ से रिलेटेड खुद बना के चेक कर लो कि वाकई पैरेलल हो रहे हैं कि नहीं, कोइंसाइड कर रहे हैं कि नहीं, इंटरसेक्टिंग कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।